EM वेव्स है ना। तो कहां तक पढ़ा था हमने कल? कल हमने पढ़ा था कि भाई मैक्सवेल ने देखा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था? ई डॉट डी एल है ना, इक्वल टू माइनस 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 प्लस हो गया था, ए डी वी अपॉन डी टी, ये आ रहा था। कल ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। तो उसने कहा फिर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से भी क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। उसने पूरा एक अरेंजमेंट बनाया कैपेसिटर का कि भाई ये एक कैपेसिटर प्लेट है, ये दूसरी कैपेसिटर प्लेट है, इसको जोड़ दिया डीसी सप्लाई से। अभी शुरुआत में कैपेसिटर डिस्चार्ज था, अनचार्ज था, कुछ नहीं था इसमें। इस सप्लाई का वोल्टेज V है, तो ये क्या करेगा? इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो क्या होगा? यहां से चार्ज उठ के यहां पर आने लग जाएंगे। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, है ना, चार्ज फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, इसको बोला गया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। और देखा गया कि ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जा रही है, ये पॉजिटिव हो जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा यहां से, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होती जाएगी, और चार्ज आ जाएगा तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और करते करते एक टाइम आएगा जब ये कैपेसिटर प्लेट क्या हो जाएगी? फुल्ली चार्ज। जब कैपेसिटर प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाएगी, जब कैपेसिटर प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाएगी, उस समय इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब कोई चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा, तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी बननी थी बन गई। अब इसके बाद और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। जब तक करंट चल रहा था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेंज हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी जब तक करंट फ्लो कर रहा था। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। पर ये वाला करंट तो हमें पता था पहले से, ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट, जो किससे बनता है? चार्जेस के फ्लो से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे निकालें? एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लो। क्या यूज कर लो? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और जिस एलिमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या करो? एक इमेजिनरी लूप लो, एक इमेजिनरी लूप लो, और वो लूप ऐसा होना चाहिए, वो लूप कैसा होना चाहिए? वो लूप ऐसा होना चाहिए कि उस जिस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस एलिमेंट को उसके लूप के अंदर से जाना चाहिए। ये लूप ऐसा है कुछ इस तरह से, ये वाला लूप ऐसा है ऐसे, और ये जो करंट जा रहा है वो इस वायर से जा रहा है ऐसे, यहाँ से ये लूप ऐसे है, ठीक है। दिस इज लूप। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे चेक करा? कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास, तो डिफ्लेक्शन शो करा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो
कितना आएगा? अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएं तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है एम्पेयर सर्किटल लॉ, यही पढ़ा था चैप्टर 4 में। ठीक है, तो B कितना है? तो इसमें B हम मान सकते हैं कि कुछ, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और आपका लूप भी ऐसे ही है, तो लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और लूप की डायरेक्शन कैसे नापते हैं, कैसे मानते हैं? मान लो ये हमने छोटा सा डीएल लिया, तो उस डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? एक्चुअल में डीएल की डायरेक्शन हम देते हैं, इस लूप को जो डायरेक्शन है हम देते हैं। मान लो हमने लूप को डायरेक्शन ऐसे दे दी, उल्टा देना चाहे उल्टा दे सकते हो। तो एक छोटा सा डीएल लिया, और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? लूप की डायरेक्शन के अलोंग टेंजेंशियल, ये होगी लूप की डायरेक्शन। डीएल की डायरेक्शन ये होगी, डीएल की वैल्यू कितनी है? ये रही, ये जो लेंथ है ये डीएल है, इसकी डायरेक्शन ये है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा कुछ, तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना आएगा? ए डॉट बी कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या हो जाएगा? बी डी एल और कॉस मैग्नेटिक फील्ड और जीरो। अरे मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, डीएल भी इस तरफ। सिमिलरली किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट लो, ऐसे है, तो डीएल वेक्टर इस तरफ आएगा, अरे सर्कल ऐसे है, तो इस पॉइंट पे जाओगे डीएल वेक्टर इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो डीएल भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो दोनों बीच का एंगल जीरो। नीचे यहाँ पे पॉइंट पाओ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आओगे तो ऐसे यूं करके, इस पॉइंट पे आओगे तो डीएल नीचे की तरफ, और आपका करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो वो भी नीचे की तरफ। तो हर पॉइंट पे बी डी एल क्या आ जाएगा? cos जीरो। पूरे लूप पे यही होगा, तो हम मान सकते हैं अगर हम इसको, तो बी, इस जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप पर हर पॉइंट, क्या सारे के सारे पॉइंट इस जो वायर अंदर से जा रही है इससे सेम दूरी पर है। हाँ। अरे वायर ऐसे और लूप ऐसे, लूप ऐसे, तो हर पॉइंट, लूप का हर पॉइंट सेम दूरी पर है, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है, वो सर्कल में। तो वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर पॉइंट सब सेम पर है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सेम होगी। सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सेम बनेगा। दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, पर उस पर्टिकुलर सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा डीएल, और cos जीरो की वैल्यू 1, डीएल वो पूरे लूप के लिए 2 पाई आर आ जाएगा, तो आ जाएगा बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेयर आर इज द ये डिस्टेंस, आर इज द ये डिस्टेंस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर उसे प्रूफ करना है कि यहाँ पर भी जैसे इसके सामने वाला पॉइंट, यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना यहाँ पर है, उसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इस वजह से क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन फिर उसने अपनी स्टेटमेंट बदली, क्योंकि लोग तो कह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड तो किस वजह से होता है? चार्जेस फ्लो करने से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। उसने कहा भाई, लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से थोड़ी होता है। तो उसने स्टेटमेंट बदली और फिर कहा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसे प्रूफ करना था कि जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ पर है, और यहाँ पर जो करंट है वो कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो यही प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इसके बराबर है। तो कैसे प्रूफ करा उसने? उसने कहा कि देखो, यहाँ पर चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं इस प्लेट पर। शुरुआत में कितने चार्जेस थे यहाँ पर? जीरो।
यहाँ से चार्ज आ रहे हैं और यहाँ इकट्ठा हो रहा है। किसी टाइम टी पर यहाँ इस प्लेट पर चार्ज है Q, किसी टाइम टी पर इस प्लेट पर कितने चार्ज है Q, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हम पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे अभी, वो है Q, ठीक है। बहुत मैथ करी उसने, फिर आखिरी में जो आंसर बताया वो है ये जो हम लिख रहे हैं। बहुत मैथ करी उसने, बहुत सारी मैथ करने के बाद तब जाके ये निकला है। तो चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना है Q। इस Q के वजह से यहाँ Q होगा, यहाँ माइनस Q होगा ऑफकोर्स। इस Q के वजह से इस चार्ज पर, मतलब इस प्लेट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा पहले बताओ, ये चार्ज की वैल्यू क्या लगातार बढ़ती जा रही है? यस सर। शुरुआत में 0, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, जब तक बढ़ेगी जब तक ये फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्लेट का? पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C। किसी टाइम पे चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा Q/C। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है यहाँ पर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या होगी? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। कितनी लेंथ में फैला हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल। मान लो यहाँ 15 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल, तो कितना डिफरेंस है पोटेंशियल में? 10 का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का डिफरेंस है? 10 वोल्ट का। कितनी लेंथ में वो डिफरेंस है? L लेंथ में। मतलब L लेंथ अगर हम आगे चलते हैं तो पोटेंशियल घट के कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 15 से घट के 5 हो जाता है, नहीं कितना डिफरेंस आ जाता है? 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 अपॉन लेंथ ये है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला, एक एरिया हमने मान लिया बड़ा सा प्लेट के बराबर, EA cos थीटा, है ना। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और आपका एरिया वेक्टर ये, मतलब हमने जो एरिया माना है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं वो एरिया ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। तो एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो 0 डिग्री आएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके जा रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब पेनिट्रेट करके जा रहे हैं। तो सारी फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसमें से पास होंगी, है ना। अगर ऐसे होता तो फ्लक्स क्या होता है? 0 होता। फ्लक्स कितना होता? 0 होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है, तो एंगल कितना बनता? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना बनता? 90, cos 90 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और दिख भी रहा है फ्लक्स 0, क्योंकि यहाँ पर सब फील्ड लाइंस कैसे करके जाते हैं इसको, है ना, इसके साथ कॉन्टेक्ट स्पर्श करके हो जाती है ना। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे, क्या पेनिट्रेट करके जा रही है सारी फील्ड लाइंस, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, जो कि कितना आएगा? EA cos 0। तो कितना आएगा? EA। अच्छा, यहाँ पर ये वाला एरिया कौन सा? ये है भाई, हाँ ये है वो एरिया जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो एरिया है, ठीक है, वो एरिया है। तो फ्लक्स हो गया, ये क्या हो गया? फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q/C इंटू में L। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिख दिया Q/C इंटू में L, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ ये होता है एक और होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये कहाँ से आता है? ये वाला आता है, हाँ, इनफिनाइट प्लेट से।
इनफिनाइट प्लेट से कि इनफिनाइट प्लेट है, अरे याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके पास चार्ज है सिग्मा, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है अवे फ्रॉम द प्लेट। और इसके सामने ही एक नेगेटिव प्लेट है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पर उसका होता है टुवार्ड्स द प्लेट। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक और फॉर्मूला है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे भी निकल सकता है, Q अपॉन L निकला हमारा। C की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन L, यही तो होता है। तो यहाँ से भी आ जाएगा, L से L कट गया, वही आ गया, Q अपॉन A सिग्मा, यही है ना, यही तो Q अपॉन A क्या है, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से भी आ गया। ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, कैपेसिटर प्लेट का। यहाँ पे जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, कैपेसिटर प्लेट का। और यहाँ पर जो एरिया है वो कौन सा है, उसका एरिया है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। हाँ, अगर इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसका एरिया है, तो इसको A डैश बोल देते हैं। और ये वाला एरिया प्लेट्स का, कैपेसिटर प्लेट का एरिया। तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अरे E की वैल्यू, और इनटू में A डैश, इनटू में A डैश। फिर क्या करो उसने, फिर उसने कहा कि भाई इसको ऐसा करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पर, बोलो, क्या लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही है इससे वो बढ़ रही है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे फ्लक्स इज चेंजिंग डी फाई ई अपॉन डी टी। कितना आएगी, कितना आएगा फ्लक्स चेंज, 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, लिखते हैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बीते वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, जैसे चार्जिंग बढ़ेगी। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में A डैश। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एरिया ऑफ प्लेट क्या चेंज होगा, नहीं होगा, एरिया ऑफ प्लेट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट चेंज नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, A डैश, ये होगा। देखो वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ से पहले चार्ज कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे पहले आएगा या इनर सरफेस पे पहले आएगा, आउटर सरफेस पे पहले आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल, तो वो दूर रहना चाहेंगे। तो आउटर सरफेस पे तो लगभग वही एरिया रहेगा जो किसका एरिया, प्लेट का एरिया। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे इसके बारे में और चीज, A डैश के बारे में आएगा क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये इसको बाहर निकालो थोड़ी देर, A डैश तो क्या हो जाएगा, D अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी। अरे ये कांस्टेंट बाहर निकला, तो क्या बचा, डी क्यू डैश अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, सॉरी, डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, जिस रेट से यहाँ पर चार्जेस बढ़ रहे हैं, यहाँ से डी क्यू चार्ज निकला, डी टी टाइम में यहाँ आ गया, डी क्यू चार्ज निकला, डी टी टाइम में आ गया, डी क्यू चार्ज निकला, डी टी टाइम में आ गया। तो यानी कि कितनी रेट से इस पे चार्जेस बढ़ रहे हैं, डी क्यू अपॉन डी टी यही है। और क्या डी क्यू अपॉन डी टी वही है जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, वायर में। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, ए डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ओके।
उसने क्या करा, उसने कहा कि ठीक है मान लेते हैं कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। उसने यहाँ इसको यहाँ ले गया, इसको कहाँ ले गया, ऐसा करा इसने, इसको इस ये एरिया सेम है। फिर उसके बाद डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वहाँ ले गया, क्या हो गया डी फाई ई, और ये कहा कि जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, यही है जो करंट यहाँ पर आ रहा है अंदर। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट, और जिसकी वैल्यू आई डी फाई ई अपॉन डी टी, ये है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो इसने कहा। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखें, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और फाई ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो था फाई ई डॉट ए। अरे फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ई डॉट ए। तो यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, डी ई अपॉन डी टी क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसने ये चीज प्रूव करी है किस हिसाब से, कि उसने यही तो कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसने कहा भाई ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उससे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो उसने प्रूव कर दिया, हेंस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार देखो, एक बार पूरा, और आपकी बुक में लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा वो चेक करो, चलेंगे हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर हाँ एरिया ऑफ द, ये मान लो आप जो हम लूप लेंगे ना, उस लूप का एरिया, ये समझ लो अभी, ठीक है, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, क्योंकि हम कई बार ऐसा भी लूप लेते हैं छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है पर हम लूप इतना सही लेंगे, तो एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में, ये ए और ए कब कटेगा, जब हम पूरा लूप लेंगे, जब हम पूरा लूप लेंगे तो इसमें सारी फील्ड आ जाएगी, किसके वजह से, कैपेसिटर की वजह से, तो उस समय तो ये कट जाएगा। लेकिन जिस समय हम लूप छोटा लेंगे, एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर तो करंट किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से, तो चार्जेस एक वायर में फ्लो होके जा रहे हैं, छोटी सी जगह में करंट है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस वजह से करंट है। तो है ऐसा कह सकते हैं, जो करंट यहां पर था ना, यहां करंट फैल गया, कितने एरिया में फैल गया, जितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना एरिया इस प्लेट का, कैपेसिटर प्लेट का, तो कैपेसिटर प्लेट का जो एरिया, उतने एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो उतने एरिया में आपका करंट फैला हुआ है, उतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या पूरे करंट की वजह से। अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो कम होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, उसके अंदर जो करंट है वो कम है। यहां पर पूछे तो बाहर, तो मतलब पूरा आ गया, तो टोटल करंट, जो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगा, लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा। अगर मैं यहां पूछूं, कम मिलेगा, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है पूरी करंट की वजह से, अरे यहां तो पूरा ही करंट है लूप के अंदर, लेकिन यहां पर जब तुम देखोगे तो यहां पर जो करंट है वो सिर्फ इतने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ का जो वो आएगा, क्या बोलते हैं उसका ना, मैग्नेटिक फील्ड वीक आएगा, कम आएगा। अगर तुम इस प्लेट, मान लो कैपेसिटर प्लेट का सेंटर ये है, सेंटर एक्सिस ये है, तो ऊपर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, जितना इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये वाला बता रहे थे जब इस वाले पर, इस वाले तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी करंट पूरी वायर की वजह से ही है। अरे करंट तो पूरी एक पतली सी वायर में से जा रहा है सारा करंट, तो पूरी वायर ही आ जाएगी इस लूप के अंदर,
तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी वायर की वजह से रहेगा। पर यहाँ पर इतना सा लूप लिया है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है सिर्फ इतनी से लूप का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ऊपर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम क्योंकि फैला हुआ है पूरा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर होएगा। ये अपना जेईई मेंस वगैरह में इसके फॉर्मूले वगैरह भी हैं। अरे वैसे ही फॉर्मूले आएंगे इसके भी, मैग्नेटिक फील्ड के कैसे फॉर्मूले आएंगे याद है तुम्हें? वो पढ़ा था हमने, एक थिक वायर है और उसमें करंट जा रहा है यहाँ से, इनफिनाइट वायर, यहाँ से करंट जा रहा है और अंदर से भी जा रहा है। तो उसका जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कुछ, और फिर अंदर भी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अरे याद है कुछ चैप्टर 4? तो उसमें जैसे जैसे सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था, बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट IR अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट JR अपॉन 2, ये होता था मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे R बढ़ता जा रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जो कि होता था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अगर इस फॉर्म में देखें तो म्यू नॉट JR अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R, यहाँ पे ये वाला सेम। और अंदर का ये है, R पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ इतना ही आपका वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ इतना ही है, और यहाँ पर जो है पूरा वायर आ गया। सेम यहाँ पर है, इतने में तो क्या सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस वाले में पूरा आ जाएगा। तो वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसी हिसाब से म्यू नॉट JR अपॉन 2 टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, पर उतना डिटेल में हमारे में है नहीं तो उसको नहीं बता, बस बता दी मैंने बात ये कि ऐसा है। ठीक है, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करेंगे यहाँ का और यहाँ का कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वहां से क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा, cos 0। तो E इंटू A, और E है कितना? Q अपॉन A। E के क्या रहते? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे A है एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट का, और ये वाला जो एरिया है वो वाले लूप का एरिया जो हम लेंगे। हम इस समय मान रहे हमने पूरा लूप ले लिया, यानी पूरा करंट आ रहा है, तो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। डिफरेंशिएट करा डी फाई ई अपॉन डी टी, तो क्या आया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना? डी अपॉन डी टी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला कितना हमारा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आ गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या आया? फिर उसके बाद यहां से डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली, और वो कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई अपॉन डी टी, और दिस डी क्यू अपॉन डी टी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या डी क्यू अपॉन डी टी वही वाला करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है? तो मतलब ये डी क्यू डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के भी बराबर है। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ होती है यहाँ पर। मतलब क्या है कि जो करंट यहां से स्टार्ट हुआ चलना, वो करंट अचानक से गायब हो जा रहा था,
जब तक ये प्रूफ नहीं हुआ था, मतलब जब तक ये वाला पूरा डेरिवेशन नहीं हुआ था, ये वाला पूरी बातचीत नहीं हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले कहते थे कैपेसिटर में करंट है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग करंट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, बीच में करंट गायब हो जाता है। वो करंट गया कहाँ? अरे पहले जब से हम कह रहे थे कि यहाँ से चार्ज उठा, यहाँ पे पहुंच गया, तो करंट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में कहाँ है? बीच में तो गायब हो गया करंट। तो करंट कंटिन्यूस नहीं है, जबकि हम कहते हैं करंट तो पूरे सर्किट में रहता है कंटिन्यूस। यहाँ इस वाले प्रूफ से क्या देखने को मिला कि करंट अंदर भी है, और मतलब करंट कैसा है? कंटिन्यूस है, बस उसने स्वरूप बदल लिया अपना। बाहर करंट है कंडक्शन करंट, और अंदर करंट चला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अंदर किस फॉर्म में चला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में। तो मतलब यहाँ से हमें ये पता लगा कि करंट के दो फॉर्म होती है, एक तो होता है वही कंडक्शन करंट में चार्ज फ्लो होने वाला, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि किसके वजह से बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से। ये यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। ठीक है, तो और ये भी प्रूफ हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर है, मतलब करंट कंटिन्यूसली पूरे सर्किट में है, बीच में गायब नहीं हुआ था, बस हमें नहीं पता था कि वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए फिर एम्पेयर उसने मैक्सवेल ने कहा एम्पेयर से कि भाई तुम्हारे जो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात ना पता हो मान लो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे और एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएं। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या काम करता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या काम करता है? एम्पेयर सर्किटल लॉ काम करता है भाई, अगर कहीं करंट है तो उस करंट की वजह से किसी पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। पी डैश पॉइंट पे मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी डैश पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे? पी डैश पॉइंट से गुजरते हुए एक लूप लेंगे, और उस लूप के वजह से उस लूप के अंदर करंट का सोर्स जा रहा होगा कोई, और उस करंट की वजह से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जब उसने करा मैक्सवेल ने जब ये करा तो क्या देखा? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो उसने देखा भाई मैं बी डॉट डी एल ये कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, ये आ गया आंसर, लेफ्ट वाला आंसर सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू उसने करा म्यू नॉट, यहाँ पर रखते हैं वो करंट जो इसके अंदर से जा रहा है, पर उस समय तो पता ही नहीं था ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अंदर क्या कोई कंडक्शन करंट है? क्या कोई चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पर? अरे चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो थोड़ी हो रहा है, चार्ज तो यहाँ आके रुक जा रहा है, ये वाला चार्ज यहाँ आके रुक जा रहा है, बीच में कोई चार्ज थोड़ी फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो नहीं हो रही तो कंडक्शन करंट जीरो। यहाँ पर कंडक्शन करंट क्यों है? क्योंकि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं, कंडक्शन करंट नहीं है तो कंडक्शन करंट जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ से? अरे ये आ जाएगा ना, बी डॉट डी एल बराबर जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो। तो मतलब क्या बोलते हैं उसका नाम, एम्पियर्स लॉ कहता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो, पर एक्चुअल में तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसमें इस वाले लॉ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसने उसको मॉडिफाई करा, इस लॉ को मॉडिफाई करा। उसने कहा कि यहाँ पे करंट तो है पर कंडक्शन करंट नहीं है। अब कंडक्शन करंट नहीं है तो तुमने जब करंट यहाँ पर लिया तो जीरो ले लिया, क्योंकि कंडक्शन करंट है नहीं। पर केवल कंडक्शन के फॉर्म में करंट थोड़ी होता, केवल चार्जेस के फ्लो से करंट नहीं बनता, करंट तो डिस्प्लेसमेंट से भी बनता है, मतलब करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से बनता है। तो उसने कहा यहाँ पर एक और टर्म आएगा आई सी प्लस आई डी, यहाँ पर क्या आएगा? एक और टर्म आएगा। तो उसने कहा आई सी प्लस आई डी। आई सी चार्ज के फ्लो होने वाला करंट, चार्ज से फ्लो होने वाला करंट, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट है, उसको कंडक्शन करंट बोला। और यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो जो करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। अगर इसको हम और ओपन लिखें ऐसे तो आई सी प्लस आई डी को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये क्या हो गए? न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्पियर्स लॉ, और इसको नया नाम दिया गया फिर
एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, क्या नाम दिया गया? एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने अपना नाम और जोड़ दिया इसमें एम्पियर के साथ, क्योंकि उसमें इसने मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, ये था अपना वो। अच्छा, अब इसको चेक करो, इस नए जो नया अपना एम्पियर्स लॉ बना है उसको चेक करो, क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो बी डॉट डी एल करेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट आईसी है क्या यहाँ पर? है ये रहा आईसी करंट है। क्या यहाँ पर आईडी है? यहाँ पे आईडी नहीं है, तो आईडी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के लिए क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ के लिए रिजल्ट आएगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आईसी। यहाँ के लिए चेक करो, जब यहाँ के लिए चेक करेंगे तो आएगा बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। चेक करो यहाँ पे, क्या यहाँ आईसी है? क्या है? कंडक्शन करंट है? नहीं है, तो कंडक्शन करंट क्या आ जाएगा? 0। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई डी। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कंडक्शन करंट की वजह से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। पर हमें प्रूफ करना है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उसके लिए आईसी और आईडी क्या होने चाहिए? बराबर। वो हमने यहाँ प्रूफ करा था। आईडी जो आया था वो क्या आया था? डी क्यू अपॉन डी टी, और जिसकी वैल्यू की एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी ही आईसी है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया था कि ये और ये बराबर है। अगर ये और ये बराबर है तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो थ्योरेटिकली भी प्रूफ हो गया, और जब एक्सपेरिमेंटली इसको किससे देखा गया? कंपास से देखा गया, तो कंपास से जितना डिफ्लेक्शन यहाँ हुआ उतना डिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ। बस करंट का फॉर्म बदल गया, यहाँ चार्ज के फ्लो के होने की वजह से करंट बन रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट बन रहा है। ठीक है, अब इसको नोट्स में से लिख लो, जो तुम्हें नोट्स दिए थे ना उसमें से लिख लो इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट वाले को, इसको पॉज कर दो। डिस्प्लेसमेंट करंट